नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शख्सियत के ऊपर जिसके बारे में आप चित्र के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे, जो एक प्रकार से कहा जाए कि एक ऐसे परिवार से निकलकर एक संघर्ष को जीते हुए अपनी शिक्षा के बल पर इंसान क्या भगवान बन सकता है। इतनी कठिनाइयों से निकलने के बाद एक दलित लीडर, एक पॉलिटिशियन, एक थ्योरिस्ट, यानी अनेक प्रकार की मल्टी डायमेंशन जो उसके अंदर क्रियाएं हैं, उन्हें देखकर ध्यान रखना हमारी आंखों से आंसू हो जाते हैं। क्या क्या ऐसा इंसान जिंदगी में कभी इंसान बनकर पैदा हो सकता है? और इतने संघर्ष के बाद पत्नी एक्सपायर हो जाती है, बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, माता एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद भी उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है, पानी पीने नहीं दिया जाता है, इवन कहा जाए तो यहाँ पर उसके पास रिक्शे से उसे उतार दिया जाता है। कितनी कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उसके बाद भी अपने परिश्रम के दम पर आज भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा को प्रभावित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिनका जन्म जो है 1861 में, बेसिक बातें, जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या किया, ये थोड़ी सी कहानी समझते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ छोटी सी उम्र में ही माता जी का देहांत हो जाता है, और माता जी का देहांत होने के पश्चात इनका जो बचपन है बड़ी दुखी अवस्था में गुजरा, पीड़ित अवस्था में गुजरा, परेशानी अवस्था में गुजरा। और कहा जाए तो यहाँ से पढ़ना चाहते थे, पिता भी चाहते थे पढ़े, लेकिन वहां पर देखा जाए तो वहां पे कहाँ पढ़ाई, ये बड़ी समस्या निकल के आ रही थी। तो पिताजी ने बड़े मुसीबत के सामने क्या किया, स्कूल में एडमिशन कराने की व्यवस्था करी। और जब स्कूल में छोटी सी उम्र में एडमिशन हो जाता है, जुगाड़ हो जाता है, तो वहां उसे स्कूल की क्लास में नहीं बैठाया जाता है। इस शर्त पर स्कूल में एडमिशन होता है कि स्कूल से बाहर पढ़ाया जाएगा। वो बच्चा फिर भी छोटा बच्चा देखिएगा और स्कूल के बाहर बैठकर, क्लास के बाहर बैठकर पढ़ने का प्रयास करता है। उसके बाद मास्टर जी कहते हैं एक सॉल्यूशन है, बोर्ड पर करोगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं हाँ करेंगे। और जब वो बच्चा बोर्ड पर सॉल्यूशन करने के लिए आता है तो बच्चे चिल्लाते हैं, और चिल्लाने के बाद वो भागने लगते हैं वहां से अपने बैग को उठाने के लिए। क्यों? उसकी परछाई कहीं उनकी बैग पर ना पड़ जाए, जिससे कि उनका खाना जो है पवित्र हो जाए। ये दर्द, ये मुसीबत, ये परेशानी, ये प्रताड़ना कितना गंभीर विषय हुआ होगा, सोचिएगा। आज के इस हालात में अगर ऐसा हो रहा होता, सोचो देश में क्या चीजें हो जाती। भागने लगे, चिल्लाने लगे, क्योंकि वहां तो यानी उनके एक प्रकार से कहा जाए धक्का दिया, उनकी परछाई से भी दिक्कत थी। इवन पानी से, कुएं से पानी पीने नहीं दिया जाता था क्योंकि अपवित्र हो जाएगा। इवन वो रिक्शे पे जब बैठे, जब चला रिक्शे वाले को, ये नीची जाति का व्यक्ति है, तो रिक्शे से उतार दिया गया। उसके बाद डबल पैसे लेकर उसे चलाया गया, और ऊपर से रिक्शा भी उन्होंने नहीं चलाया। आय हाय, किस तरह की प्रताड़ना झेलने के बाद वो व्यक्ति क्या क्या करता है, सोचिएगा। इतने संघर्ष की जो एक अंतिम यात्रा है उसको भी पार करके आगे निकल जाता है। तो कहा जाए कि यहां पर कहा जाए उनके छूने से परछाई, छूने से अपवित्र चीजें हो रही हैं, उनकी परछाई से अपवित्र चीजें हो रही हैं, उनकी आवाज से दिक्कत हो रही है। ये जो दर्द है ना, ये जो दर्द है परछाई का, आवाज का, या कहा जाए छूने का, ध्यान रखना, ये दर्द उनकी जिंदगी में एक परिवर्तन लेके आता है। कोई तो व्यक्ति होगा जो उनके दर्द को समझेगा। ऐसी साया जी महाराज के द्वारा उनकी, ध्यान रखना, तकलीफ को समझा गया। लेकिन तकलीफ को समझा कब? तकलीफ को जब समझा जब उस बच्चे के अंदर क्या जिज्ञासा है, उस बच्चे के अंदर क्या इच्छा है, क्या कुछ कर गुजरने की। तो उन्होंने इस देखते हुए उन बच्चे की इच्छा को स्कॉलरशिप देने का प्रावधान रखा। और 112 साल पुरानी कहानी, 112-13 साल पुरानी है। उसके बाद निचले पायदान पर वो व्यक्ति कहता है तो मुझे यहां पढ़ने नहीं दोगे, मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा। और अपने पढ़ाई के दम पर वो न्यूयॉर्क जाते हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए करते हैं। एक डिग्री में नहीं, 4 डिग्रियों में, पॉलिटिकल साइंस से करते हैं, इवन कहा जाए हिस्ट्री से करते हैं, उसके बाद यहाँ इकोनॉमी से करते हैं, सोशियोलॉजी से करते हैं, पीएचडी करते हैं। और अपनी पढ़ाई को यही नहीं रोकते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाते हैं। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाने के बाद वहां पर एमएससी करते हैं, वहां पे लॉ की डिग्री इकट्ठी करते हैं, वहां डॉक्टरेट करते हैं, और डॉक्टरेट के बाद वहां पे थीसिस लिखते हैं। और थीसिस लिखने के बाद उसी थीसिस के माध्यम से आरबीआई की स्थापना की जाती है। वो शख्स देखिएगा जहां हर जंजीरों से बंधा हुआ है, जिसकी हर कदम कदम पर समस्याओं का जंजाल बिछा हुआ है, उन सबको तोड़ते हुए, उन बेड़ियों को तोड़ते हुए निकल जाता है। और एक नए भारत का निर्माण करने के लिए उसके अंदर सत्याग्रह की आग लग जाती है। सोचिएगा, यहां पर जब वो पढ़ के वापस आते हैं तो जिन्होंने स्कॉलरशिप दी थी उनको भूले नहीं, वही उन्हीं के पापा वापस आते हैं और वहां पर मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी करते हैं। सोचिएगा, और मिलिट्री सेक्रेटरी की, ध्यान रखिए, सेक्रेटरी सचिव की नौकरी करने के लिए अच्छा पद माना जाता है। तो वहां का 4th क्लास का कर्मचारी जो होता है वो भी फाइल फेंक के मारता है। वहां खाने का अधिकार नहीं होता, यानी छुआछूत ने अभी तक उनके पीछे पीछा नहीं छोड़ा है।
यहाँ उनका जो दर्द है लगातार वो बाहर आ रहा है कि इतने करने के बाद भी अगर ये सब कुछ हो रहा है तो समस्या का विषय है। तकलीफ पीछा नहीं छोड़ रही है। इवन कहा जाए रमाबाई जो उनकी पत्नी थी, उनके 5 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे स्वस्थ कारण के ध्यान रखना उनकी मृत्यु हो जाती है और तो उनकी पत्नी भी एक्सपायर हो जाती है। सोचिएगा, पत्नी का देहांत हो जाता है। तो यानी कह सकते हैं 4 संतानें मृत्यु होने के बाद, पत्नी होने के बाद आज की अवस्थाओं में इंसान टूट तो क्या आदमी मर ही जाएगा। उसके बाद वो वहां पे देश के लिए लड़ते हैं। यानी कोई भी यहां पे उनके ध्यान रखना देश के लिए लड़ते हैं। और यहां पर देखा जाए 1927 के अंतर्गत सत्याग्रह स्टार्टिंग करते हैं। और आपको पता होगा कि वहां पर महिलाओं को पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो इवन कहा जाए ये समानता का अधिकार, यह कहा जाए कि जब मानव पैदा हुए हैं तो वहां पानी पीने का अधिकार भी अगर छीन लिया गया। इवन कहा जाए महिलाओं को वहां पर दलित समाज की हैं तो क्या हुआ कि वहां पर साड़ी को नीचे तक पहनेंगे जिनसे उनके पांव ना दिखे, उनकी परछाई ना दिखे। आय हाय, यानी उनके ढकने का अधिकार था। ये सब दौड़ते हुए इस व्यक्ति के द्वारा ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, कौशल के आधार पर, चाहे ब्रिटेन के लोग हो चाहे इंडिया के लोग हो, वो लोहा मानते थे। जब अंतिम सरकार का गठन किया जाता है तो नेहरू जी अपने कैबिनेट की पूरी लिस्ट लेकर महात्मा गांधी के पास जाते हैं और महात्मा गांधी को दिखाते हैं, लिस्ट है। महात्मा गांधी देखते ही बोलते हैं अम्बेडकर साहब का इसमें नाम ही नहीं है। तो तब महात्मा गांधी भी कहते हैं ये आजाद भारत की कैबिनेट है, ये नेहरू की कैबिनेट नहीं है, ये नेहरू की लिस्ट में होनी चाहिए, आजाद भारत की होनी चाहिए। और तभी अम्बेडकर साहब का नाम दिलवाते हैं। और उसी समय यहाँ पे जो ड्राफ्ट कमेटी, जो प्रारूप समिति होती है, उसके इसके चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं। और उसके बाद आप सोच लीजिएगा, अपनी चर्चाओं के आधार पर, अपनी भाषा के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने कह सकते हैं एक पूरा विश्लेषण के आधार पर संविधान निर्माण करने का पूरा जो दायित्व है अपने हाथों में लेकर वो उसके बाद लिखने का प्रारूप तैयार करते हैं। सोचिए, वो शख्स जिसने हर बेड़ियों को तोड़ते हुए यहाँ पे चला गया। मेरा भी मन करता है कि मैं इनके बारे में खूब खुल के बोलूँ, क्या पूरी कहानी बोलूँ। ध्यान रखना, यहाँ पे कहा जा सकता है कि ट्रेन से चलने के लिए कई प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, हर समाज की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन सबको तोड़ते हुए आज वो संविधान निर्माता बन चुका है। ऐसा भी इंसान कभी पैदा होता है क्या? सोचिए, तुम्हारा दिल भी दहल रहा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मन मेरा भरता नहीं, इनके विषय में बहुत लंबी मैं चर्चा करूं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय में तोड़कर अम्बेडकर साहब एक पर्सनैलिटी व्यक्ति थे। पर्सनैलिटी थे, व्यक्ति नहीं थे, पर्सन नहीं थे। उनके अंदर वो विचारधारा, वो चाहते थे कि सत्ता के अंतर्गत जो है, सत्ता के अंतर्गत एक ही रास्ता होना चाहिए। जो निचले पायदान पर कमजोर लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति क्यों ना हो, उनका उद्धार होना चाहिए, उन्हें ऊपर उठनी चाहिए। यही सत्ता का एक दायित्व होता है, सत्ता की ड्यूटी होती है। उनका मतलब था कि अंतिम पायदान पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो उठ पा रहा है तो समाज का भी, क्षेत्र का भी, देश का भी, सबका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और खुशहाली जब ही आएगी जब सबको फायदा होगा। खुशहाली जब भी आएगी जब सबके लिए एक जैसी समानताएं होंगी। इसके लिए उन्होंने ध्यान रखना यही। अगर हम इनके मैसेज से क्या एक मैसेज सीख सकते हैं, इन्होंने यही एक पॉइंट समझते हैं कि एजुकेशन इज द टूल। एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो इसीलिए अपने जीवन में ध्यान रखना, अम्बेडकर साहब को आदर्श मानते हुए इनके नैतिक विचारों के आधार पर, इसको जाति धर्म में न बांध कर, यहाँ इनके विचारों के आधार पर देश के उद्धार करने के लिए इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। 32 डिग्री हासिल करता है, सोचिएगा बंदा, 9 भाषाओं का ज्ञान इकट्ठा करता है, सोचिएगा। और देखिएगा, कुछ डाटा आपके सामने में प्रेजेंट कर रहा हूं। ये हालांकि नॉर्मली आपको पता होगा कि मुंबई के एक ऐसे मकान में रहने जहां एक कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए क्योंकि एक साथ सोने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर अगर वो सो रहे हैं तो उनके पिता वो बारी बारी सोते थे। पहले उनके पिताजी सो रहे हैं, फिर वो सो रहे हैं। यानी सोचिए, मजे की चीज, यानी सोने तक की व्यवस्था नहीं है। सोचिएगा, वो व्यक्ति संविधान लिखता है, वो व्यक्ति आज देखिएगा। उसके बाद बारी बारी सोया करते हैं। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दीपक की हल्की रोशनी से ध्यान रखना पड़ते थे। एजुकेशन इज द इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ सक्सेस, राइट। एंड भीमराव अम्बेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की वजह से उनको संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी, ध्यान रखना। लेकिन ये संस्कृत पढ़ने का अधिकार क्या था, यहाँ पे विदेशी लोग पढ़ सकते थे, लेकिन हमारे घर का व्यक्ति नहीं पढ़ेगा। कितना गंभीर विषय बन जाता है। इसके बाद देखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीवनी में अपना अपमानजनक जितनी भी आपत्तियां हैं उनका सामना करते ध्यान रखना। उन्होंने अपने धैर्य वीरता के साथ अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करी, इसके बाद वहां पे कॉलेज की पढ़ाई करी, यानी इन सबको तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करा। आपके जीवन में भी अगर ऐसी किसी मुसीबतें आती हैं तो कोशिश करिए उनको तोड़ के आगे निकलने का। जैसे एक बाज, ध्यान रखना, उसे पता है कि बादल बरसने वाले हैं तो बादलों से ऊपर चला जाता है कि बेटा तुम बरसो, कितना तुम्हारी ताकत है हम देखते हैं। तो ऐसी अपनी ताकत को मजबूत करना है और शिक्षा के बल पर अपनी अग्नि जो अपने अंदर की समृद्धि है उसको मजबूत करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना, यही तुम्हारा एक क्या है, एक नैतिक दायित्व है। आगे और भी अगर हम बात करें
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एली सिस्टम से 1912 में ग्रेजुएट करते हैं। 1913 में प्राचीन भारत से यहाँ पे शोध भी करते हैं। 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र एमए की डिग्री करते हैं। ये बेसिक एजुकेशनल ध्यान रखना ये है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे 64 विषयों में मास्टर थे। आय हाय, 9 भाषाओं का उनको ज्ञान था, कर लीजिएगा आज के समय में। और इवन कहा भी जाए तो इन्होंने सिर्फ मात्र 2 साल 3 महीने 8 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ पे ये सब चीजें क्या करी थी, ध्यान रखना, प्राप्त कर ली थी। करते रहो शाम तक तुम लोग। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विचारधारक हैं, एक इतिहास है अपने आप में। तो मैं इनको आज 14 अप्रैल के दिन इनके जन्म दिवस की बहुत बहुत संविधान रखना सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और साथ में आपसे अपेक्षा करता हूं कि यदि आपको किसी समाज का, किसी वर्ग का, किसी परिवार का आगे बढ़ाना है तो उसका एक ही रास्ता है, क्या है, आप सबको एजुकेशन देना पड़ेगा। जो लोग सक्षम हैं, एक सक्षम की हेल्प करिएगा। जो लोग यहाँ पे आसपास देख पाते हैं कि उनको अगर एक किताब, एक पेंसिल देने से ध्यान रखना उनके जीवन में कोई कमजोरी आ रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उन लोगों के लिए कोई भी नहीं होगा। अगर किसी को देना है सहारा तो कलम कॉपी का दीजिएगा। पैसे रिश्वत देने से कोई सहारा नहीं मिलता है, नहीं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, मैं खुद नमन करता हूँ, मैं बहुत मानता हूँ। तो अम्बेडकर साहब के बारे में इतना ही कहूँगा कि मेरी तो ज़्यादा कुछ कहने की, ध्यान रखना इतना औकात भी नहीं है, लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसके बल पर आप किसी भी समाज का, किसी वर्ग का उद्धार कर सकते हैं। तो ठीक है, एंजॉय करें आज की जन्म 14 अप्रैल का। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।